आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो कंप्लीट देखें और अपना स्कोर कमेंट करें। पहला प्रश्न है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस नोबेल गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? ऑप्शन है आर्गन, रेडान, हीलियम या फिर जीनोन। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इस गैस की मात्रा में वृद्धि होना उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या फिर रेबीज। भाई मेरे, जो स्कर्वी रोग है यह विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अर्थात जो ये तीनों बीमारी हैं ये विटामिन की कमी से होने वाली हैं। लेकिन जो रेबीज है साथियों, यह कुत्ते के काटने से होता है, ना कि विटामिन की कमी से। अर्थात यह अलग समूह से संबंधित है। यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कौन सी बीमारी किससे होती है, ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? बताना है भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। पूछा जाए कपास खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है तो बताइएगा काली मिट्टी, जिसे हम रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या है? बेल, बार, हाई टच या फिर अर्गे। भैया मेरे, हम सभी जानते हैं जो वायुमंडलीय दाब है इसको हम बैरोमीटर से मापते हैं और भैया इसका मात्रक होता है पास्कल या फिर बार। तो यहाँ पर बार दिया है ऑप्शन बी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए जो हर्टज है ये किसका मात्रक होता है तो बताइएगा आवृत्ति का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेढक, मछली, टारपीडू या फिर ध्रुवीय भालू। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। टेडपोल साथियों मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। अर्थात जो मेढक का लार्वा होता है वो क्या है? टेडपोल कहलाता है। मेढक एक उभयचर वर्ग का जंतु है, अर्थात यह जल और थल दोनों में रह सकता है। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। देखिए जो नाइट्रोजन है साथियों वायुमंडल में कितना है? 78% है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ठीक है, आर्गन कितना है भैया? आर्गन है 0.93। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भैया 0.03। तो हम कह सकते हैं जो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे कम है इन 4 ऑप्शनों में। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और आप लोग इन चारों गैसों के परसेंटेज भी ध्यान रखना, कौन सी गैस का कितना परसेंट है। अगला है, मानव शरीर में यकृत अर्थात लीवर का भार कितना होता है? 2500 ग्राम, 1500 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 700 ग्राम। करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मानव शरीर में जो यकृत का भार है साथियों यह 1500 ग्राम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और इसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 में,
पीला एंजाइम किसे कहा जाता है? विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B7 या फिर विटामिन D। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन में धातु पाई जाती है तो बताइएगा विटामिन B12, क्योंकि इसमें क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो बताइएगा विटामिन D को। अगला है, आप सभी लोग भी भाई सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? झारखंड, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जो साथियों केरल राज्य है यह थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और ध्यान रखिएगा इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और यहीं पर साथियों शांत घाटी भी है। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? साथियों ध्यान रखिएगा विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें। यहाँ जल में घुलनशील की बात हुई है तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो बताइएगा विटामिन के। ब्यूटी विटामिन कैसे कहा जाता है तो बताइएगा विटामिन ई को। ठीक है, चलिए अगला है, एस्पिरिन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? बिलो, सिनकोना, जेट्रोफा या फिर बेट्यूला? यहां पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा जो एस्पिरिन है यह है बिलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। यदि पूछा जाए जो कोनेन है जिसका यूज मलेरिया के उपचार में होता है यह किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है तो बताइएगा सिनकोना। पूछा जाए बायोडीजल फसल कौन सी है इसमें से तो बताइएगा जेट्रोफा। अगला है, झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है? पोंदू, झूमेंग, पोनम या फिर बालरा? साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। झूम कृषि को साथियों केरल में पूनम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहा जाता है पोंदू। ठीक है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में साथियों से झूमेंग कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान में से कहा जाता है बालरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप है? अफ्रीका, ग्रीनलैंड, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और यह एक द्वीपीय महाद्वीप है। यदि पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो बताइएगा एशिया। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बताइएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, केवल शलाका कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? मुर्गा, उल्लू, मनुष्य या फिर गाय? साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप सभी जानते हैं साथियों उल्लू सिर्फ रात में ही देख सकता है क्योंकि भाई उसमें केवल शलाका कोशिकाएं ही होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। फिलीपींस में चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून, बिलिबिली, टॉर्नेडो या फिर हरिकेन? यहां पर करेक्ट आंसर हमारा साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा चीन में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है और फिलीपींस में भी चक्रवात को टाइफून कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में से बिलिबिली कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, किस अधातु में विद्युत का चालन होता है? अभ्रक, ग्रेफाइट, लिग्नाइट या फिर क्रोमियम? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट साथियों एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। यदि आपसे पूछा जाए किसे भूरा कोयला कहा जाता है तो बताइएगा लिग्नाइट को। अगला है,
इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं साथियों? ऐसे पदार्थ है जो कि जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जैसे ऊन हो गया, फल सब्जी के छिलके हो गए, सीवेज हो गया, एक यह आसानी से क्या है जैविक रूप से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लास्टिक है ये नष्ट नहीं है, ना होगा, ना पॉलीथीन, ना शीशा। तो हम कह सकते हैं इसमें से कोई भी जैव अपघट्य नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0, 33, 5 या फिर 94? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वहां पर आपका आंसर होगा डॉल्फिन। एक कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या पड़ेगा? बताएंगे आप सभी लोग इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगा करेक्ट आंसर। आप सभी लोग जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ लें, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं। देखिए भाई, यदि बंद कमरे में कोयले की अंगीठी का यूज होगा तो कोयले की अंगीठी से क्या है, हम सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इससे क्या है, जब बंद कमरा बंद रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भैया व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। रक्त में क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी भैया। ठीक है, मौत भी व्यक्ति की ऐसे में हो सकती है, क्योंकि क्या है ऑक्सीजन की उसके अंदर कमी हो जाएगी, है ना। अगला प्रश्न क्या है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र के लिए में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? भैया मेरे, जो मैग्रो पादप होते हैं यह होते हैं भैया दलदली वाले क्षेत्र में होते हैं। तो शिक्षक कहाँ पहुंचाएगा उन्हें? जहां पर उन्हें उपयुक्त जलवायु मिलेगी वहीं पर उन्हें प्रोत्साहित करेगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लवणोद्भिद दलदल वाले क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैग्रो वन होते हैं वो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।